बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा हम जो प्रीवियस लेक्चर चल रहा था उसमें हम यूजेस ऑफ आइसोटोप्स के मुतालिक जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे। तो एक दो टॉपिक जो है इसके मुतालिक रह गए थे जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें फ़र्स्ट हम बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूज़ कि हमारे पास आर्कियोलॉजिकली और जियोलॉजिकली हमारे पास आइसोटोप किस तरह यूज़ होते हैं। अब आर्कियोलॉजिकल हमारे पास क्या है और जियोलॉजिकल हमारे पास, इनको टोटल हम मीन्स लेते हैं फॉसिल्स फ्यूल्स एंड ओल्ड सब्सटेंसेस के मानों में इसको लेते हैं। ठीक है, जो जैसे आर्कियोलॉजिकल, जैसे मैं आपको बताया कि आर्की का लफ्ज़ जो है हमेशा हम एंशिएंट के लिए यूज़ करते हैं बायोलॉजी के अंदर। तो आर्कियोलॉजिकल और जियोलॉजिकली हमारे पास जो यूज़ होता है उसमें हम ये जो है वो इस बारे में सीखते हैं कि आया कि ये जो फॉसिल फ्यूल हम ले रहे हैं या कोई चट्टान है या कोई आपको रिमेनिंग साइंस मिलते हैं, जैसे बहुत पुराना कोई पत्थर है, बहुत पुरानी चीज़ ज़मीन से कहीं निकल आए, जैसे आदो समूद के ढांचे मिल जाते हैं, तो उसमें हम जो है वो जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं उनका यूज़ करके हम ये बता सकते हैं कि ये जो फॉसिल फ्यूल है या फिर ये जो आपको बहुत पुरानी चीज़ मिली जिसके आसार अब लोग जब उस चीज़ को देखते तो हैरान होते हैं कहाँ की, कब की ये चीज़ है। तो उनके वक़्त को मालूम करने के लिए ये किस दौर की है, ये कितना इसको अरसा जो है इस ज़मीन पर आए हुए हो गया है, तो उनकी लाइफ पीरियड को जानने के लिए हम जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें हम एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं, हाफ लाइफ। ठीक है ना, कि अगर आपको कोई पत्थर मिल गया है, कोई चट्टान मिल गई है, कोई आपको ढांचा या हड्डी मिल गई है किसी जानवर जैसे डायनासोर की मिल गई है, तो आप जो है वो उसकी उम्र का अंदाज़ा ये कितने साल पुरानी है, तो उसमें आप जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होंगे उनकी हाफ लाइफ के ज़रिए उसकी एज का जो है अंदाज़ा लगा सकते हो। समझ आ रही मेरी बात की? थोड़ा सा कानों को खोलकर, दिमाग को खोल कर बात सुनना कि जो मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत पुरानी चीज़ों की अगर उम्र का अंदाज़ा लगाना है, ये कितनी पुरानी है, कितने साल पुरानी है, तो उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाने के लिए ये किस दौर की है, तो हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप के हाफ लाइफ का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब हाफ लाइफ हमारे पास क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन इन विच एन एलिमेंट्स रिमेन हाफ। ठीक है, ये वो टाइम ड्यूरेशन है कि जिसके अंदर कोई एलिमेंट जो है वो कितना रह जाता है, आधा रह जाता है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, जैसे यूरेनियम है। अब मैं कहता हूँ कोई एक यूरेनियम है, एक उसका पार्टिकल है, ये एक आपने जो थोड़ी सी मिकदार 1 ग्राम आपने यूरेनियम ले ली है। ठीक है, अब 1 ग्राम यूरेनियम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने के लिए मैं कहता हूँ 1 मिलियन ईयर्स जो है वो दरकार है। ठीक है, 1 ग्राम यूरेनियम लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि इस पूरी 1 ग्राम को ख़त्म होने के लिए कितने सालों की ज़रूरत है, 1 मिलियन। अब 1 मिलियन का हाफ हमारे पास 0.5 मिलियन है, तो ये हमारे पास जो आधा हिस्सा रह गया, यानी इतने मिलियंस के अंदर आपकी जो यूरेनियम है वो आधी जो है वो यूटिलाइज होगी, आधी जो है वो इस्तेमाल होगी। तो वहाँ जहाँ पर उसकी जाके आधी इस्तेमाल हो जाएगी तो ज़ाहिर है कि ये इतने मिलियन ईयर का हाफ कितना बनता है, 0.5 मिलियन। तो ये हमारे पास यूरेनियम का क्या कहलाएगा, हाफ लाइफ कहलाएगा।
ठीक है ना। अगर आप कहें कि 1 ग्राम यूरेनियम के लिए मैं 1 मिलियन साल जो है वो इंतज़ार करूँ, इतनी ज़िंदगी तो किसी को नहीं होती। तो लिहाजा केमिस्ट्री ने हमारे लिए ये तरीका आसान कर दिया कि हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट दे दिया है। तो हाफ लाइफ जो है उसका पहले कर लिया जाता है कि भाई ये जो एलिमेंट है या रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, इतना ग्राम या इतना ग्राम हो, उसको ख़त्म होने के लिए कितने सालों की ज़रूरत है। तो उतने साल अप्रॉक्सीमेटली लिए जाते हैं, तो उसका हाफ करके उसको हम क्या बोल देते हैं, हाफ लाइफ। तो अब जब हमें किसी भी एलिमेंट के हाफ लाइफ का इल्म हो जाता है तो हम आसानी से उनके हाफ लाइफ को यूज़ करके जो पुराने फॉसिल फ्यूल्स हो या सब्सटेंसेस होती हैं उसके बारे में जो है वो उनकी उम्रों के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आर्कियोलॉजिकली और जियोलॉजिकली जो है वो आइसोटोप को हम यूज़ करते हैं। मैं थोड़ा यहाँ पर रीड कर रहा हूँ। The radioactive isotope are used to estimate the age of fossil fuels like dead plants and animals and stones. रेडियोएक्टिव आइसोटोप जो है वो यूज़ होते हैं फोसल्स की उम्रों को एस्टिमेट करने के लिए, उनका अंदाज़ा लगाने के लिए, जैसे कि डेड प्लांट्स है कि कितनी देर होगी इस पौधे को मरे हुए, या एनिमल्स को मरे हुए कितनी देर होगी है, और स्टोन्स जो पत्थर या चट्टानें जो है वो मिलती हैं। The age determination of very old objects based on the half-lives of the radioactive isotope is called radioactive isotope dating. अब जब आप जो है वो उम्रों का अंदाज़ा लगाने के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप के हाफ लाइफ का यूज़ करते हो तो वो प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाएगा, आइसोटोप डेटिंग कहलाता है। तो आम तौर पर हम किसी भी चीज़ की उम्र का अंदाज़ा लगाने के लिए कार्बन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं तुम लोगों को क्लास में समझाया था, एटॉमिक मास यूनिट जब समझा रहा था तो बताया था किसी भी एलिमेंट का पुरानों वक्तों के अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट एज अ रेफरेंस एलिमेंट यूज़ होते रहे हैं कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास अगर निकालना होता तो उसके मास को जो है वो जो केमिस्ट ने एलिमेंट मुतय्यन किया था, रेफरेंस एलिमेंट, उसके मास से कंपेयर किया जाता था और फिर उसका जो है वो एवरेज मास निकाला जाता था। तो सेम लाइक हमारे पास इस वक्त, इस एरा के अंदर, इस दौर के अंदर जो है कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन के हाफ लाइफ को हम लेकर किसी भी एलिमेंट के या किसी भी चीज़ के, किसी फॉसिल फ्यूल के, किसी भी सब्सटेंस के हम जो है वो ज़िंदगियों का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने हज़ार या कितने साल ये पुरानी है। तो जब आप कार्बन के हाफ लाइफ को यूज़ करके किसी भी चीज़ की उम्र का अंदाज़ा लगाओगे तो वो हमारे पास प्रोसेस कहलाता है कार्बन डेटिंग। समझ आ गई मेरी बात की। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट स्टेप, केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। अब जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है ये किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल होने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उसका पता लगाने के लिए और उस एलिमेंट या उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर किस अंदाज का है इसको मालूम करने के लिए हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप का जो है वो यूज़ करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है। अब मुझे ये नहीं पता कि भाई इसके अंदर कार्बन का कौन सा आइसोटोप यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। अब जस्ट हम सिंपली कार्बन लिख देते हैं, लेकिन अब कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर तुम लोगों को बताया। अब कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन का कौन सा आइसोटोप यूज़ होता है, कार्बन का कौन सा आइसोटोप ये हमें नहीं पता। तो लिहाजा अगर हमें इन आइसोटोप्स जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर बना रहे हैं, अगर हमें ये आइसोटोप का नहीं पता तो हम इसका स्ट्रक्चर बयान नहीं कर सकते कि इसका स्ट्रक्चर आखिर कौन सा है, क्योंकि कार्बन का आमतौर पर जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है, टेट्राहेड्रल ये स्ट्रक्चर बनाता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के सिर्फ 2 एटम जुड़े तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर ओ तरह का होगा। लेकिन उससे पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि कार्बन कौन सा आइसोटोप इसमें यूज़ हो रहा है। तो लिहाजा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर से हम इन आइसोटोप को मालूम करने के लिए कौन कौन सा आइसोटोप है, तो यहाँ पर हम कोई मखसूस किस्म का रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है वो यूज़ करेंगे। अब वो जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होगा वो क्या करेगा कि हमें फ़ौरन बता देगा कि ये कार्बन, जो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन यूज़ हो रही है,
ये कौन सा कार्बन का आइसोटोप है और ऑक्सीजन जो यूज़ हो रही है वो ऑक्सीजन का कौन सा आइसोटोप है। जब हमें इन आइसोटोप का इल्म हो जाएगा तो हमें ऑटोमेटिकली जो है वो इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर का जो है वो इल्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप को यूज़ करके किसी भी कंपाउंड के अंदर मौजूद एलिमेंट्स के आइसोटोप के हवाले से और उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर के मुतालिक आसानी से जो है वो गुफ्तगू कर सकते हैं। The radioactive isotopes are used in chemical reaction to follow a radioactive element during the reaction and ultimately to determine the structure। रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जैसे ये है और ये है, जो रिएक्शन के अंदर यूज़ होते हैं, इनके मुतालिक जानकारी करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और जब हमें इनके बारे में जानकारी इनके ज़रिए हासिल हो जाती है तो हम इसका स्ट्रक्चर आसानी से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल C14, अब मैंने पिछले लेक्चर्स में भी तुम लोगों को समझाया था कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन का कौन सा आइसोटोप यूज होता है, 14 वाला। आप कह रहे हैं कि C14 इज यूज टू लेबल कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए C14 यूज होता है। ये यूज बाय द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस टू फॉर्म ग्लूकोज। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधे फोटोसिंथेसिस के अमल के अंदर ग्लूकोज बनाने के लिए यूज करते हैं। इट मूवमेंट इज डिटेक्टेड थ्रू द वेरियस इंटरमीडिएट स्टेप्स टू ग्लूकोज। ये अलग से बायोलॉजी का टॉपिक है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। उसमें जाकर जो है हम आसानी से इसको सीख सकते हैं कि आया कि फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मिकदार में जाती है स्टोमेटा के ज़रिए, और ग्लूकोज बनाने के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मिकदार जो है वो यूटिलाइज होती है। तो ये आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 2 है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम यहाँ पर स्टार्ट देते हैं, चैप्टर नंबर 3। जो चैप्टर नंबर आपका 3 है वो हमारे पास मुतालिक है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हम गुफ्तगू करेंगे पीरियोडिक टेबल के हवाले से कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है। द टेबल इन विच elements are arranged into groups and periods according to atomic mass or atomic number। क्योंकि पुराने वक्तों के अंदर जो पीरियोडिक टेबल बनता था वो एटॉमिक मास की बेस पर बनता था। अब जो आप लोगों का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर की बेस पर है। इस वजह से मैंने दोनों वर्ड्स यूज़ किए हैं। तो वो टेबल है कि जिसके अंदर एलिमेंट्स को जो है मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर और पीरियड्स के अंदर जो है वो रखा जाता है, अरेंज किया जाता है। किसकी बुनियाद पर? एटॉमिक मास की बुनियाद पर या फिर एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि पीरियड क्या होता है और ग्रुप क्या होता है। ये दो अलग टर्म्स हैं। हॉरिजॉन्टल रोज from left to right,
ठीक है। अब आपका ये मैं सपोज कर लेता हूँ, मेरे पास ये एक मैं पीरियोडिक टेबल बनाता हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4, ठीक है। अब एक टेबल बना दिया। अब इसमें ये जो इस तरीके से लेफ्ट टू राइट हॉरिजेंटल रोज हैं, ये 1 है, इस तरीके से ये हमारे पास जो हॉरिजेंटल रोज हैं, इन हॉरिजेंटल रोज को हम बोलेंगे पीरियड। क्या बोलेंगे? पीरियड बोलेंगे। लेफ्ट टू राइट जाती है ये कुल, इसमें कुल कितने पीरियड्स मैंने बनाए हैं? 5 पीरियड्स जो लेफ्ट टू राइट हमारे पास जा रहे हैं। तो हॉरिजेंटल रोज जो कि लेफ्ट टू राइट जाती हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? पीरियड कहलाती हैं। और जबकि हमारे पास जो ग्रुप है वर्टिकल लाइंस are rows from top to bottom. और हमारे पास ऊपर से नीचे के ऊपर टॉप टू बॉटम मीन्स ऊपर से नीचे की तरफ जो हमारे पास हॉरिजेंटल रोज होती हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? ग्रुप कहलाती हैं। तो इस टेबल के अंदर टोटल हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं? 4 ग्रुप्स हैं। ऊपर से नीचे की तरफ हमारे पास जो वर्टिकल रोज या लाइंस होती हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है? ग्रुप कहलाता है। समझ आ गई है? दूसरी यहाँ पे मैंने बात करनी है पीरियोडिसिटी की। अब पीरियोडिसिटी हमारे पास क्या होता है? पीरियोडिसिटी हमारे पास होता है रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज of elements after regular intervals. ठीक है। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का बाकायदा वक्फों के बाद रिपीट होना। अब जैसे यहाँ पर मैं एक मिसाल के तौर पर कहता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कुल मैंने 8 एलिमेंट्स जो है वो ऊपर नीचे एक दूसरे के रख दिए हैं। ठीक है। अब पीरियोडिसिटी मैंने जैसे बताया कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ का जो है बाकायदा वक्फे के बाद एक दूसरे से मिल जाना। अब मिल जाने से मुराद क्या है कि अब मैं यहाँ पर नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5, तो बाकायदा वक्फे के बाद ये पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी किससे मिल जाएगी? 5 वाले के साथ, सेकेंड की 6 वाले के साथ, 3 की 7 की और 4 की 8 की। हमेशा पीरियोडिक टेबल इस तरीके से जो है तरतीब दिया जाता है कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मिल रही होती है, अगर वो चाहे वो पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मैस की बुनियाद पर तरतीब दिया गया हो या एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर जो है वो तरतीब दिया हो, तो हमेशा पीरियोडिक टेबल बनाते हुए इस बात को जो है वो ख्याल रखा जाता है कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मिलती है वो एक दूसरे के नीचे आते जाए। तो यही हमारे पास कहलाता है रेगुलर इंटरवल के बाकायदा वक्फों के बाद एलिमेंट खुद ब खुद एक दूसरे के नीचे आते जाते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के साथ मिलती जाती है। तो प्रॉपर्टीज़ के मिलने का जो एक दूसरे के साथ तरीक़ाकार है या जो शर्त है या जो मेयार है उसको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी बोलते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस चीज़ों के मुतालिक बातें थी। बाकी जो बातें हैं जो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं बयान करूँगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी हो, नासिर हो।